राजीव भाई, आप देश के बड़े बिजनेस पत्रकारों में से रहे हैं। कई बड़े बड़े घरानों की बड़ी अंदर की जन्म पत्री आपके पास रहती है। आप इस मैगजीन में भी काम करते थे, फॉर्च्यून, जो बिजनेस ग्रुप में बड़ी एक चर्चित मैगजीन है, हर साल अवार्ड भी देती है। अच्छा, मुझे लगता होता है ये बड़े बड़े अवार्ड जो हैं वो झोल होता है। एक दिल्ली में भी एक साहब अवार्ड है, वो अवार्ड बांटते हैं, पत्रकारों का अवार्ड बांटते हैं। आज तक की पूरी टीम ही उनके पास में रहती है, वो एक मैगजीन में निकालते हैं। सरकारों से वो लाखों करोड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं कि हम तो देखो देश के सारे, सुधीर चौधरी से लेकर अंजना ओम कश्यप से लेकर तमाम ढेर लोगों को अवार्ड, हर साल उन्हीं ऐसे बड़े बड़े लोगों को अवार्ड मिलता रहता है। अवार्ड में खेल तो होता है, मैंने सुना था। लेकिन इतनी बड़ी मैगजीन जिसमें तीन चार बड़े लोग जो फ्रंट पेज पे आने चाहिए, उनकी जगह ईशा अंबानी छप रही हैं। आपने मुझे जो बात बताई, जो लिखी आपने, वो इस देश में भूचाल लाने वाली बात है। स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। हाँ, मैं इसी ईशा अंबानी की बात कर रहा हूँ। स्मृति ईरानी राज्यसभा में नहीं गई, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, एक तरह का बिल्कुल ढकेल दिया गया। लेकिन पता चला कि लखनऊ आईपीएल के जो मालिक हैं, संजीव जी, जो फॉर्च्यून के शायद उन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखी है मैगजीन की, आपने बताया मुझे कि वो अड़ गए कि नहीं भाई, स्मृति ईरानी को भी इस लिस्ट में रखना है। और साहब, वो स्मृति ईरानी भी इस लिस्ट में आ गई बकौल आपके। तो फॉर्च्यून जैसी मैगजीन के अंदर ईशा अंबानी, स्मृति ईरानी और बड़े बड़े कांड, जरा समझाइए। मेरे तो बिल्कुल दिमाग से ऊपर से निकल रहा है। इस देश के कल, हिंदुस्तान के सारे दर्शक जो है ना, इस एपिसोड को सुन के सन्न रह जाएंगे। स्मृति ईरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, दोबारा आ रही हैं वो कैसे इस लिस्ट में शामिल हो गई। ईशा अंबानी के आने की वजह से बिरला ग्रुप कैसे मुंह फुला गया। जरा ये सारी कहानियां जरा विस्तार से समझाइए, लोग समझें कि इतने बड़े बड़े लोग, अंबानी साहब के आंखों के सितारे लोग, स्मृति ईरानी, मोदी जी की कभी आपकी दुलारी, वो सब क्या क्या कांड करते हैं, जरा आज विस्तार से समझाइए। और आपकी बात शुरू करने से पहले मैं फॉर्च्यून ग्रुप को कहना चाहता हूँ, इस वीडियो में अगर जरा से भी आपको तथ्य से परे लिखे, मेरा मेल आईडी मेरे यूट्यूब पे है, कल ही मेल करिए, परसों सारी बातों का स्पष्टीकरण फिर से राजीव जी से पूछ लेंगे। तो बजाय आप मुझे नोटिस भेजें, फिर हम लोग मुकदमा लड़ें कि आपने माना नहीं कर दिया, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है। मैं सारे बड़े बड़े लोगों से मुकदमा लड़ना मुझे बखूबी आता है, मैं लड़ लूंगा। आप कितने भी बड़े ताकतवर हो, मैं आपसे लड़ लूंगा। लेकिन बात जब सच है, डंके की चोट पे सच है, कोई बोले ना बोले, लेकिन फॉर्च्यून में काम करने वाला एक बहादुर पत्रकार जैसे सुधीर चौधरी को भी नानी याद दिला दी थी, आज तक मुकदमा चल रहा है। क्योंकि सुधीर चौधरी ने भी एक बंदे की खबर बेच ली थी, 100 करोड़ रुपए वाली। वो जो खबर थी जिसमें सुधीर चौधरी जेल में, वो खबर राजीव रंजन की थी। तो राजीव भाई, जरा फिलहाल सुधीर चौधरी की बात बाद में, ये बताइए ये ईशा अंबानी की पहले पेज पे कैसे आई और स्मृति ईरानी की एंट्री कैसे हुई, बताइए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है संजय जी आपका। उसके पहले डिस्क्लेमर दे दूं मैं दर्शकों को कि 14 मई 2025 तक मैं फॉर्च्यून इंडिया के पेरोल पे था। उसके बाद मैंने रिजाइन किया, 14 मई को ही शायद मैंने रिजाइन किया है, जो एग्जैक्ट डेट है। ये जो इशू आया है मोस्ट पावरफुल वुमेन का, ये इशू छपा है अप्रैल में। अगर आप लोग देख सकते होंगे तो इसमें नजर आएगा अप्रैल का ये इशू है। तो मैं फॉर्च्यून इंडिया के पेरोल पे था उस टाइम में। अप्रैल का इशू जो है वो 1 डेढ़ महीने 2 महीने पहले से ही शुरुआत हो जाती है। तो ये फरवरी से ही हम लोगों का इसमें, जनवरी फरवरी से ही हम लोग इसमें काम करना शुरू कर। अब हुआ ये था कि मुझे भी 3 लोगों के ऊपर में लिखने के लिए दिया गया था। ठीक है, मतलब जो फॉर्च्यून में 12 रिपोर्टर हैं, तो सबके, किसी के जिम्मे 2, किसी के जिम्मे 4, किसी के जिम्मे 3, ऐसे करके बांटा गया। तो मेरे पास भी 3 आए थे, जिसमें पिछले 2 साल से जो हमारी लिस्ट में थी, अलायंस की पूरे एशिया की प्रेसिडेंट, बहुत बड़ी लेडी है। आज की डेट में आप समझिए कि $40 बिलियन का वो फंड संभालती है। मतलब वो उस इसकी फंड की हेड है, इन्वेस्टमेंट चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऋतु अरोरा जी। उनके उनके ऊपर लिखना था। एक विशाखा मूल्य जी हैं, जो आदित्य बिरला फाइनेंस की सीईओ हैं, उनके ऊपर। और एक और कोई थर्ड मुझे दिया था, जो अभी एकदम मुझे याद नहीं आ रहा। हुआ ये कि ये दोनों लोग पहले टॉप 50 में थे। ठीक है, ऋतु जी को तो हर बार 50 के अंदर में मिल ही रहा था, विशाखा मूल्य जी भी 50 में थी। और हाँ, और तीसरी दिवेना मेहरा। इन 3 लोगों के ऊपर में, जहां तक मुझे याद आ रहा, मुझे लिखना था। तो 3 में से दिवेना मेहरा 50वें नंबर पे रहेगी, बाकी दोनों लोग को हटा दिया। तो मैंने जब इस पे पूछताछ की कि भाई ये क्यों हो रहा है, तो पता चला कि जो फ्रेंचाइजी के जो ओनर हैं हमारे
संजीव गोयनका जी, जो कलकत्ता में इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई करते हैं, सीएससी बहुत बड़ी उनकी कंपनी है। उसके अलावा नोएडा में भी एनर्जी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास में है। और ऐसा सुनने में आया कि भाजपा गवर्नमेंट ने नोएडा में केस किया हुआ है कि इनसे ये फ्रेंचाइजी ली जाए, और ये सीएससी उसमें लड़ाई लड़ रही है, फाइट कर रही है कि ये हमें फ्रेंचाइजी जो है फिर से हमें एक्सटेंड कर दी जाए, क्योंकि टाटा को मुंबई दे दिया। तो शायद ये गुड बुक्स में रहना चाहते होंगे, मुझे नहीं मालूम है एग्जैक्टली क्या रीजन है। पर पता चला कि संजीव गोयनका जी ने कहा है कि स्मृति ईरानी को आपको इस लिस्ट में डालना है। तो उसमें मेरे जैसे, मतलब मैंने तो अपोज किया भाई, मेरे जैसे और भी कई पत्रकार थे, उनने कहा कि स्मृति ईरानी जी इलेक्शन हार गई हैं, स्मृति ईरानी जी मंत्री नहीं है, स्मृति ईरानी जी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि ये जो मैगजीन है ये बिजनेस ओरिएंटेड मैगजीन, बिजनेस मैगजीन है। तो स्मृति ईरानी जी का नाम जब डाला गया तो मैंने बोला कि भाई ये कहीं भी नहीं है, तो इनको क्यों दिया जा रहा है? तो बताया गया कि संजीव गोयनका जी जो है उन्होंने कहा है कि इनका नाम डाल, ठीक है। तो अब उनके पास में फ्रेंचाइजी है, अब संजीव गोयनका जी की बात को कौन काटेगा? तो सब लोग चुप बैठ गए। तो ये जो आम जनता समझती जो है कि भाई अवार्ड जो है वो मेरिट के बेसिस पे दिया जाता है, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा जो है, आप लोग को एक तरीके का इस बात की मैं पुष्टि कर दूं कि अवार्ड जो भी संस्था देती है, उस संस्था के मालिकों का या सीईओ का बहुत बड़ा उसके अंदर में योगदान, ठीक है। और वो जिनको चाहे उन्हीं को देते हैं अवार्ड, भाई पैसे उन्हीं के हैं, अवार्ड उन्हीं का है, तो जिसको मर्जी होगी उसको अवार्ड देंगे। स्मृति ईरानी ना चुनाव जीती थी, ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, ना मंत्री थी, कुछ भी नहीं थी, और ना वो बिजनेस वूमेन है। तो वो मतलब कोई बहुत बड़ी ऐसी बिजनेस वूमेन तो है नहीं, छोटा मोटा कुछ काम करती होंगी तो बात अलग है, ठीक है। तो इनको ये जो अवार्ड दिया गया है, इसमें कई पत्रकार, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं ही अकेला हूं, अभी बेचारे वो सब काम कर रहे हैं वहां फॉर्च्यून में, तो मैं नाम नहीं ले सकता हूं उनमें से किसी का, बट काफी लोगों का प्रतिरोध था कि आप ये नाम डाल के गलत एग्जाम्पल सेट कर। अब जो आपने दूसरा बोला कि ईशा अंबानी जी का कवर पे क्यों आ गया, ईशा अंबानी जी का नंबर 8वां है। ईशा अंबानी जी के पहले जो है नंबर 3 पे अपोलो हॉस्पिटल की जो रेड्डी सिस्टर्स हैं उनका नाम था, और रोशनी नडार जो इंडिया की सबसे बड़ी फिलेंथ्रोपिक है, जो जिन्होंने सबसे ज्यादा दान किया औरतों में, उनका नाम था। तो उनमें से किसी का नाम डाल के ईशा अंबानी का नाम कवर पे फोटो इसलिए दिया गया क्योंकि रिलायंस ग्रुप ने बोला कि यदि आपको हमसे किसी भी तरीके की सपोर्ट की अगर आशा है तो हम तभी करेंगे जब आप कवर पे ईशा अंबानी की फोटो डालें। तो रिलायंस इंडस्ट्री के अगेंस्ट में, मुकेश अंबानी जी के अगेंस्ट में जाने की हिम्मत गोयनका साहब में नहीं थी, या कह लीजिए कि फॉर्च्यून के एडिटर लोग के अंदर में नहीं थी। वो प्रेशर में आ गए। अब वो किस तरीके का क्या सपोर्ट मिला, मैं इसका प्रीवी नहीं हूं, मुझे जानकारी नहीं है। पर ये साफ तौर पे बताया गया था कि ईशा अंबानी नंबर 8 पे होने के बाद भी कवर पे इसलिए आ रही हैं, उनके पहले के लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रिलायंस ग्रुप ने सीधा सीधा बोल दिया है कि यदि आपको हमसे किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए तो आपको हमारी ये शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तो ये आपके दूसरे सवाल का जवाब हुआ। अब तीसरा जो आपने बोला कि आदित्य बिरला के लोग क्यों नाराज हो गए, आदित्य बिरला के लोग नाराज इसलिए हो गए क्योंकि देखिए, जो फॉर्च्यून एशिया की जो लिस्ट थी मोस्ट पावरफुल वुमेन की, उसमें विशाखा मूल्य जी जो सीईओ इनकी, उनका नाम था, पर फॉर्च्यून इंडिया की लिस्ट में नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि इनको गुस्सा आएगा ही। इनका ये कहना है कि भाई मैं प्रोफेशनल औरत हूं, मैंने स्क्रैच से अपना फ्यूचर, अपना करियर खुद खड़ा किया। इन ईशा अंबानी को तो भैया बाप दादाओं से मिला हुआ है, या नीता अंबानी को घर से, मतलब जो भी है उन्होंने भी काम किया होगा वटेवर, पर जितने भी अधिकतर लोग हैं वो लोगों को मिला हुआ है विरासत में। मैंने तो स्क्रैच से करियर चालू किया, मेरी उनसे बात नहीं हुई विशाखा मूल्य से, बट जो उनके कॉर्पोरेट के लोग थे उन्होंने मुझे मैसेज ये पहुंचाया है कि आदित्य बिरला बहुत ज्यादा नाराज है, आदित्य बिरला ग्रुप, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट मोमेंट पे जो है उनको हटाया। तो ये स्मृति ईरानी जी का नाम आ जाने के कारण इनका नाम हटा। एक और नाम ऐड किया गया था सावित्री जिंदल जी का, जो ओरिजिनल लिस्ट में नहीं था, जो पहले जो बात हुई थी, तो उनके भी नाम को जो है इसमें ऐड किया गया। कलीपुरी जी जो इंडिया टुडे की ये है, उनका नाम बहुत पीछे था, उनको नंबर 10 या 11 पे लाके बैठाया गया। तो ये सारी चीजें जो है संजीव गोयनका बाबू जो है, ये गोयनका बाबू की इच्छा के हिसाब से जो है लिस्ट ये हुई। तो ये कोई एक नहीं है, जितनी भी एडिटोरियल लिस्ट बनाता है या थर्ड पार्टी लिस्ट बनाता है,
ये सब गोयनका बाबू के पास जाता है और गोयनका बाबू अपने हिसाब से फिर उसमें भेजते हैं कि किसको कौन सा नंबर मिलेगा और उस हिसाब से लिस्ट जो है वो तैयार होती है और उस हिसाब से लिस्ट आती है। तो जैसे केएल राहुल को आईपीएल में इन्होंने डांटा था, जो सबने पकड़ा था, मतलब वो टीवी में आवाज तक आ गई थी। तो संजीव गोयनका जी का जो आप कह लीजिए कि जो उनकी जकड़ है, वो उनके हर ग्रुप में जहां जहां वो करते हैं, उनकी उनकी जो इच्छा होगी वैसा ही होता है। उनकी इच्छा के विरुद्ध जाके कुछ काम जो है अलग सा मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और हमारे जैसे एक दो पत्रकार जो अपने दम पे कुछ करते हैं, उनको फिर साइडलाइन करके ऐसे बाहर का रास्ता जो है वो उन्होंने तो दिखाया नहीं, मैं खुद ही बाहर हो गया क्योंकि आर्टिकल्स मेरे पब्लिश करने बंद कर दिए। जी। सही बात है, आपके जी सर। आर्टिकल कौन छापेंगे जब आप इतने भयंकर-भयंकर लिखोगे। तो कुल मिला के ये संजीव साहब जो हैं, ये स्मृति ईरानी को दोबारा से ताकत में लाना चाहते हैं। मतलब खेल ये है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊँ, बहुत बढ़िया था। यहाँ पे रिलायंस ग्रुप में एक आदमी छोटा-सा नौकरी करता था। क्लरिकल टाइप की नौकरी होगी, मतलब मुश्किल मिलते होंगे 20-25 हज़ार रुपया। फिर वो दिल्ली चला गया। दिल्ली जाके एक साहब से मिला, दिमाग का तिकड़म ही था। और फिर ये हुआ कि 2014 से पहले ये स्मृति ईरानी के साथ लगे और उनमें से फिर एक आदमी स्मृति ईरानी का पीएस या ओएसडी बना। और फिर जो दूसरे साहब थे रिलायंस के, उन्होंने बड़े-बड़े लोगों को असहाय कर दिया। वो आदमी छोटा सा रिलायंस का नौकरी करने वाला करोड़ों रुपए का मालिक बन गया, सैकड़ों करोड़ का मालिक बन गया। उसने फिर प्रॉपर्टी का धंधा शुरू किया, रियल एस्टेट पर काम शुरू किया। लखनऊ के अंदर बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट, हमारे पिछले डीजीपी साहब प्रशांत कुमार जी भी बड़े उनके करीबी थे। उनके फार्म हाउस में जाके दावतें खाते थे। जाते जाते रिटायरमेंट से पहले इन असहाय साहब ने सुना है कई सारी पोस्टिंग वोस्टिंग भी करा दी। मैंने ट्वीट किया एक दिन उनकी जो कंपनी थी यहाँ पे, उस कंपनी के बारे में कि किस तरह हैली रोड के गेस्ट हाउस से बैठ के उत्तर प्रदेश में डीजीपी कौन बनेगा, चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा, ये सारे साहब तय करते हैं। और किस तरह बड़े बड़े आईएएस आईपीएस और बड़े चर्चित नाम है, एक दो फिर कभी लूंगा मैं उनका नाम, वो भी आजकल बड़े स्थापित लोग हैं, किस तरह इन साहे साहे साहब के साथ खेल कर रहे हैं। तो मैंने कहा दिल्ली में इनकी फाइल खुली है और इनके बुरे दिन आ रहे हैं। मैंने जिस दिन ट्वीट किया तो बड़े कॉन्फिडेंस में थे, बोला अरे जाने जैसे ये ना कितने पत्रकार है, कौन पूछता है। और मेरे ट्वीट करने के छठे दिन उनके इनकम टैक्स की रेड हो गई। और इनकम टैक्स की रेड हुई तो बाद में 500 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। उन्होंने हर जगह कहना शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन मंत्री, उनकी भी पार्टनरशिप है मेरे यहाँ, तो मेरा क्या हो जाएगा। बड़े चर्चित संगठन मंत्री, नाम लेना ठीक नहीं है, मेरे भी मित्र हैं, बीजेपी के संगठन मंत्री हैं वो। अब पता है लखनऊ में भैया जी का भाई साहब कहते हैं, भाई साहब की बड़ा जलजला। तो इनकम टैक्स वाला रेट जिसने की थी उसका ट्रांसफर हुआ, लेकिन मामला सुलझा नहीं। वो कह रहे हैं कि हम जो है सुलझा लेंगे इस मामले को हर हालत में। दिल्ली के एक बड़े मीडिया हाउस के मालिक का नाम, मतलब संपादक का नाम भी वो लेते हैं। तो इस तरह स्मृति ईरानी की जब कारनामे पता चले कि उनके सेक्रेटरी का ये हो रहा है, तो उसकी आईबी से जांच हुई और उन साहब को स्मृति ईरानी से निकाल दिया गया। लेकिन इस तरह के लोग स्मृति ईरानी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं कि लगता है कि स्मृति ईरानी हमारा तुरुप का पत्ता है, कब चल जाए पता नहीं। अब जिन संजीव जी की बात कर रहे हैं आप, ये बिजनेसमैन हैं, ये नोएडा में बिजली भी बेचते हैं, ये कलकत्ता में बिजली बेचते हैं, अब ये लखनऊ में क्रिकेट का भी करेंगे, क्योंकि क्रिकेट के माध्यम से बड़े बड़े खेल होते हैं। हमारे डीजीपी रहे थे डीएस चौहान, योगी जी के बड़े करीबी थे, साहब ने बड़े पैसे बनाए, करोड़ों अरबों रुपए बनाए, सुना है नोएडा में कोटी करोड़ों रुपए की उनकी बेटी को दान मिल गई थी। वो भी क्रिकेट वाले माध्यम से एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब अमित शाह जी के बेटे के आसपास दरबार लगाते हैं। तो ये स्मृति ईरानी को दोबारा स्थापित करने की जो कोशिशें हैं, संजीव जी को लगा होगा कि अगर हम स्मृति ईरानी को इस समय ओबलाइज कर देंगे और स्मृति ईरानी के दिन पलट गए, तो स्मृति ईरानी हमारा एहसान नहीं भूलेंगे। फिर हम इनसे, आज तो केवल मैगजीन के अंदर लिस्ट में छाप रहे हैं, क्या जा रहा है, मैगजीन अपनी फ्रेंचाइजी अपनी छाप दो, लेकिन अगर इनके दिन भौरे तो हम अरबों खरबों रुपए के मालिक हो जाएंगे। मुझे लगता है दोबारा से जो फिल्म पर्दे पे एंट्री कर रही है उसमें भी इसी तरह के कुछ भाई लोगों का हाथ होगा। ये जो ब्रोकर हैं, मैं ब्रोकर ही कहूंगा, ब्रोकर हैं जो मीडिया हाउस में भी आ गए हैं। एक मैगजीन, बड़ी वाली मैगजीन, उसकी फ्रेंचाइजी ले ली, बड़ा नाम है। अब आज के आपके इस खुलासे के बाद उस मैगजीन की जो इतनी बड़ी ब्रांड थी, उसकी तो धज्जियां उड़ जाएंगी। उसको तो छोड़िए, देश के सबसे बड़ा तेज चैनल, उनकी मैगजीन, सरकार से, जिस सरकार से 20 करोड़ रुपए मिल गए, 10 करोड़ रुपए मिल गए, उसका मुख्यमंत्री सबसे अच्छा बन गया। जिस 3 महीने पैसे नहीं मिले उसका मुख्यमंत्री नीचे मिल गया।
फिर वो एक फंक्शन करेंगे 5 स्टार में, फिर सरकारें करोड़ों रुपए उनको अनुदान देंगी कि भाई इस फंक्शन में हमारे नेता ज़्यादा ने। ये मीडिया के नाम पे इतना बड़ा धंधा खड़ा कर दिया गया राजीव भाई। मीडिया के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए, और किसका पैसा? मेरा, आपके टैक्स का पैसा है, हम जो सरकार को देते हैं। ये तो पूरा बिजनेस जो, मॉडल मैं समझाता हूँ। ये हाँ, ये आप बिजनेस समझाइए, मॉडल, समझाइए। देखिए बिजनेस मॉडल इसमें कैसा है। आज की डेट में जैसे मैगजीन चलाना, जैसे हमारा फॉर्च्यून है, ये लॉस मेकिंग मैगजीन है, ठीक है। ये जो अब जो ये लॉस हो रहा है, क्योंकि आप प्रिंट करके इसको जब बेचते हो तो आपको उतना मुनाफा नहीं मिलता है जब तक कि आपके पास में एडवर्टीजमेंट नहीं हो। तो एडवर्टीजमेंट भी जो है वो बहुत ज्यादा आ नहीं रहे आज की डेट में, क्योंकि सारे बड़े बड़े पूंजीपतियों के अपने अपने मैगजीन या कोई चैनल या कोई अखबार हो गया है। तो ये एक दूसरे को देने के बदले अपने अपने ही देखते हैं कि भैया अपने ही कैसे चलाने और दूसरों से कैसे लेके आए। तो इन्होंने एक नया धंधा निकाला है, इवेंट मैनेजमेंट। आज जितने भी बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउस हैं, ये सब के सब इवेंट मैनेजर हो। ये लोग क्या करते हैं, साल में 4 से 5 इवेंट कराते, उसमें 8 से 10 स्पॉन्सर पकड़ते हैं। किसी से 40 लाख, किसी से 25 लाख, किसी से 15 लाख, जिसकी जैसी हैसियत है। बड़ा रिलायंस टाइप ग्रुप हो गया, हालांकि रिलायंस के अपने खुद के मीडिया, काफी बड़ा उनका मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, पर कोई बड़ा ग्रुप हो गया जिसका मीडिया नहीं है, जैसे टाटा हो गया, है ना। तो ऐसा कोई ग्रुप आ गया तो भैया 75 लाख, 70 लाख। मैं ये नहीं बोल रहा कि टाटा ने दिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे मतलब जिससे जो जिसकी औकात हो, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, इस टाइप के फॉरेन वाले आ गए तो और बड़े पैसे। तो इनसे पैसा लेके ये लोग इवेंट कराते हैं। इनका एम रहता है 2.5 से 3 करोड़ रुपए पर इवेंट में इनको रेस करने। 2.5 से 3 करोड़ का टारगेट रखते हैं तो ये 1.5 से 2 करोड़ तो कर ही लेते हैं। तो 1.5 करोड़ अगर आप इवेंट करके करा रहे हो या 2 करोड़ करा रहे हो, साल में 5 भी इवेंट कर रहे हो तो 10 करोड़ रुपए जो है आप सिर्फ इवेंट से ही कमा रहे हो। और मजे की बात है कि इस इवेंट के लिए आपको कोई दूसरी टीम रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पत्रकार ही दलाल हो गए। पत्रकार ही मंत्रियों को कांटेक्ट करते हैं कि साहब आप हमारे इसमें गेस्ट बन के आइए। पत्रकार ही जो है वो ढूंढ के लेके आते हैं कि किसको अवार्ड देना है। तो आपको कोई एक सेपरेट टीम रखने की जरूरत नहीं है। पत्रकार ही जो है वो स्पॉन्सर भी ले आते हैं। कॉर्पोरेट्स में पहचान रहती जो रहती है जहां जहां से, तो उसमें उनको कट मिल जाता है जिसको भी देना रहे। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग अलग नियम है। हमारे फॉर्च्यून में कोई कट वट ऐसा मिलता नहीं। पर आप जो है इवेंट जो है यदि कर रहे हो तो इवेंट के लिए आपको कोई बड़ी सी अलग सी टीम रखने की जरूरत नहीं है। एक आदि कोई बंदा रख लिया तो रख लिया, नहीं तो इसमें सबसे बड़ा ये रहता है कि कौन से मंत्री संतरी को एज ए गेस्ट बना के लेके आए। और वो मंत्री संतरी पत्रकार के जाहिर सी बात है क्लोज रहेंगे। कोई मार्केटिंग टीम से तो बात भी नहीं करते कोई मंत्री आइए, पर पत्रकारों से आए दिन मिलते रहते हैं। बड़े बड़े स्पॉन्सर जो कॉर्पोरेट है पत्रकारों से मिलते रहते हैं, वो कोई मार्केटिंग वाले से बात भी नहीं करेंगे। मैं जितने इजिली घुस जाऊंगा किसी कॉर्पोरेट में, मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब जिस भी पब्लिकेशन में काम करो उसका मार्केटिंग वाला आदमी जाए। तो ये सभी पत्रकारों के साथ, तो ये पत्रकारों को वहां मिसयूज करते हैं। और पत्रकारों को बताया जाता है कि भाई आपको ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम करने, आपको जो है सिर्फ स्टोरीज आर्टिकल्स नहीं लिखने हैं, आपको और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो आप भूल ही जाओ, ठीक है। आज की डेट में संजय जी, पत्रकारों का सबसे बड़ा काम ये हो गया है कि आप कैसे भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट को सक्सेसफुल बनाएंगे। और सही उसके बात। लिए क्या है, आपको मंत्रियों के आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि साहब आप हमारे प्रोग्राम में आ जाना, प्रोग्राम में। तो जो पत्रकार मंत्री के आगे हाथ जोड़ रहा है वो कैसे उस ऐसा मंत्री के खिलाफ लिखेगा, कैसे खिलाफ लिखेगा। या जो तो ठीक। बड़े बड़े कॉर्पोरेट के पास में जाके हाथ जोड़ के बोल रहा है कि साहब स्पॉन्सरशिप दो, वो कहां से जाके जो है वो कॉर्पोरेट के खिलाफ लिखेगा। तो ये बहुत ही बिल्कुल, बड़ी जो है त्रासदी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल, फॉर्च्यून के साथ में है, पर ये बिजनेस मॉडल। जी। बिल्कुल ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया, आज ऐसे धमाकेदार खुलासे आपने किए राजीव भाई, धन्यवाद। ये थे राजीव रंजन, दिल धड़का ना, साँसें रुकी ना। मैं आपसे कह ही रहा था कि ये सब कुछ होगा जब ये वीडियो देखेंगे आप। प्यार भरा कमेंट ज़रूर करिए। इन सब बातों को सुन के आपको सिस्टम के बारे में, मीडिया के बारे में, ऐसे दलालों के बारे में मन में क्या ख़्याल आया? शालीनता, गाली मत दीजिएगा, शालीनता भरे कमेंट करिएगा ज़रूर। शुक्रिया, थैंक यू।